ये हेलो एवरीवन, दिस इज रविचंद्र यूपीएससी सीएससी वेलकमिंग ऑल ऑन समर्थ एशियन जुडिशरी। देखिए आईपीआर को कंटिन्यू करेंगे अपन। आईपीआर में आज बात करेंगे कॉपीराइट लॉ में जो मैंने सुबह में आपको बताया था ओनरशिप का, उसी को एक्सटेंड करेंगे और लाइसेंसिंग की बात करेंगे। देखिए लाइसेंसिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। जब भी कॉपीराइट की आप बात करते हो लाइसेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। लाइसेंसिंग इज मीन्स व्हाट, जब आपको पावर दिया जाता है कॉपीराइट के द्वारा, कॉपीराइट होल्डर के द्वारा, कि आप उसके चीज़ों को क्या कर सकते हो, उसके वर्क को क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, उसके वर्क को दुनिया के सामने ला सकते हो, तो लाइसेंस दिया जा सकता है। असाइनमेंट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। असाइनमेंट मतलब क्या होता है? इट्स अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। मैंने तुमको अपना सारा चीज़ असाइन कर दिया, लो भैया आज से तुमने सारा चीज़ करो। लाइसेंसिंग में कॉन्सेप्ट नहीं लगती। लाइसेंसिंग मतलब कि एक बोलते हैं उसको टेम्पररी नेचर का, थोड़ा सा ऐसा कि आपको रुका हुआ है, मतलब कि आपको कंप्लीट पावर तो नहीं दी गई है, कुछ एक अधिकार आपको दी गई। चाहे आप प्रोडक्शन की बात कर सकते हो, पब्लिशिंग की बात कर सकते हो, ऐसा कुछ, उसी की बात करेंगे। असाइनमेंट एंड जो लाइसेंसिंग है उसके बारे में बात करेंगे। दिस इज समर्थ एशियन जुडिशरी, जहाँ पे आपको जुडिशरी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें पॉसिबल मैं बना सकता हूँ। सो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। एंड आईपीआर पे व्यूज कम आ रहे हैं। अगर आप लोगों को दिक्कत है कि नहीं बनाना नहीं चाहते हो वीडियोज़, तो देन टेल मी, आई विल नॉट कंप्लीट द होल सिलेबस। मैं रोक दूंगा अभी यहाँ पे वीडियो आईपीआर की, मैं आईपी से स्टार्ट करूँगा फिर उसके बाद। सो प्लीज़ कमेंट करके बताइए अगर आईपीआर का वीडियोज़ आपको चाहिए तो प्लीज़ जस्ट कमेंट में, क्योंकि व्यूज कम आ रहे हैं तो इस वजह से मैं ज़्यादा इतना एफर्ट्स कर नहीं सकता फिर। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो हमारा मुद्दा है, मैंने आपको सुबह में ऑथरशिप की बात बताई थी। अपन इस समय स्टार्ट करेंगे लाइसेंसिंग की बात। मैंने आपको सुबह में कहाँ तक बता रखा था, जॉइंट कोलैबोरेशन जो भी है, इट्स ऑल अबाउट। जब हम बात करते हैं लाइसेंसिंग ऑफ कॉपीराइट की, लाइसेंसिंग ऑफ कॉपीराइट का क्या मतलब होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। लाइसेंसिंग मतलब कि मैं आपको लाइसेंस दे रहा हूँ कि तुम मेरे घर के एक कमरे में इतने समय तक रहो। अलाउ वर्ड होता है, अलाउ कर रहा हूँ, परमिशन दे रहा हूँ, परमिशन दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। असाइनमेंट मतलब तुमको सौंप रहा हूँ। देख रहे हो दोनों में अंतर कितना है। आई एम असाइनिंग यू द वर्क, मतलब मैंने तुमको अपना काम सौंप दिया। आई एम परमिटिंग यू टू वर्क, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। परमिशन मतलब कि अभी भी ओनर आप हो। देख रहे हो डोमिनेटिंग नेचर दिख रहे हैं यहाँ पे, अभी भी ओनर आप हो। ये सेम चीज़ लाइसेंस में लगती है। यही चीज़ आपको पढ़ना है, यही चीज़ आपको लिखना भी है पेपर में। असाइनमेंट और ओनरशिप में अगर, असाइनमेंट और लाइसेंसिंग में अगर अंतर है ना, तो क्या होता है एक बार सुनिएगा। असाइनी को जब कोर्ट में सू करते हैं ना, इंपॉर्टेंट नहीं है कि ओनर कौन था, कंप्लीट ओनर कौन था, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। पर जब लाइसेंस होल्डर को, जब हम कॉपी ओनर क्या नाम है सू करते हैं कोर्ट में, किसने लाइसेंस दिया था उसके साथ नाम जोड़कर देखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझते हैं कुछ अंतर को। अन असाइनमेंट इज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। मैंने पहले बोला सौंप दिया आपने, अपनी ओनरशिप क्या कर दी, सौंप दी। बट अ लाइसेंस फॉर अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, लाइसेंस आपने कुछ एक समय के लिए दिया है, कुछ एक पीरियड के लिए दिया है, कुछ एक अधिकारों को देखा है, कुछ एक चीज़ों से रिलेटेड ही अपने काम को क्या करा, आपने प्रिस्क्राइब करा है, परमिशन दिया है आपने कि तुमको ये करने का मैं क्या कर रहा हूँ, परमिशन दे रहा हूँ। आगे कहता है असाइनी कैन बी सूड इंडिपेंडेंटली। असाइनी को क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली सू कर सकते हैं। बट अ लाइसेंस होल्डर कैन बी सूड विद द नेम ऑफ ओरिजिनल ओनर। मैंने आपको बताया उसके ओरिजिनल ओनर की जरूरत बहुत पड़ती है। नो चेंज ऑफ ओनरशिप इन केस ऑफ लाइसेंस। लाइसेंसिंग में ओनरशिप का परिवर्तन नहीं हुआ। ओनरशिप किसके पास रहेगा, जो ओरिजिनल कॉपीराइट होल्डर है वही ओनर है, वही लाइसेंस। क्योंकि लाइसेंस एक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता ना, लाइसेंस तो 10-15 लोगों को दिया जा सकता है। इंडिया में इतने लोगों को परिवहन विभाग ने लाइसेंस दे रखा है, पर ओनर कौन है अभी भी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट अगर हम बात करें तो वही चीज मैं कह रहा हूं कि ओनरशिप लाइसेंसिंग में नहीं बदलती। ओनरशिप तो वही रहे, उसी के पास रहेगा, कॉपीराइट होल्डर के पास। आगे कहता है अ लाइसेंस होल्डर कैन नॉट रीअसाइन विदाउट ओनर्स कंसेंट। मतलब ओरिजिनल ओनर के कंसेंट के बिना एक लाइसेंसी जिसको लाइसेंस मिला है वो किसी और को लाइसेंस असाइन नहीं कर सकता। पर असाइनमेंट में चीज नहीं होती। असाइनमेंट मतलब काम सौंप दिया, मतलब वो मैंने क्या कर दिया, तुमको वो चीज दे दी, मैंने सौंप दी, अब तुम किसी और को सौंप दो। पर मैंने तुमको परमिशन दिया है तो तुम किसी और को परमिशन नहीं दे सकते सेम चीज करिए, ये बात याद रखिएगा। अ लैंडलॉर्ड कैन क्रिएट अ टेनेंट बट अ टेनेंट कैन नॉट क्रिएट अ सब टेनेंट। एक मकान मालिक किराएदार लगा सकता है, एक किराएदार नहीं लगा सकता। यही सेम चीज यहां लगती है। दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू राइट द होल पॉइंट्स दैट आई एम सेइंग राइट नाउ इन योर पेपर। बात को बूझे? चलिए अब समझते हैं लाइसेंसिंग को। सेक्शन 30 में कहता है, सेक्शन 18 में मैंने आपको बताया असाइनमेंट, सेक्शन 19 में मोड ऑफ असाइनमेंट, सेक्शन 30 में समझेंगे लाइसेंसेज बाय ओनर्स ऑफ कॉपीराइट। कॉपीराइट होल्डर का जो ओनर है ना, वो लाइसेंस दे सकता है किसी भी पर्सन को वॉलेंटरली, अपनी स्वेच्छा से दे सकता है। पर इंपॉर्टेंट क्या है, वो लाइसेंस होल्डर तभी लाइसेंस होल्डर माना जाएगा जब जिस अधिकार को, मतलब जो राइट उसको दिया गया था ना कॉपीराइट होल्डर के द्वारा, मैंने आपको बार बार बोला है बकेट ऑफ राइट, बंडल ऑफ राइट्स,
एक कॉपीराइट के साथ 10 राइट मिले आपको। अब उस 10 राइट में से 4 राइट आपने एक लाइसेंस में दे दी, एक लाइसेंसर को, एक लाइसेंसी को दे दिया आपने कि लो मैं तुमको 4 राइट दे रहा हूँ, तुम कॉपी बनाओगे, कॉपी पब्लिश करोगे, कॉपी की मार्केटिंग करोगे, जो करना है करो। ये 4 राइट्स दिए आपको। वो 4 राइट्स उसके पास तभी एप्लीकेबल होंगे जब वो चारों से रिलेटेड काम मार्केट में आता है। याद रखिएगा। एक मूवी, अब मैंने बनाई कोई चीज़, मान लीजिए मेरे पास स्क्रिप्ट है, मैंने किसी को दिया कि लो भैया तुम मूवी बनाओ, जी टेलीफिल्म्स को। अब जी टेलीफिल्म्स उस मूवी को जब तक बनाएगी नहीं ना, वो लाइसेंस होल्डर नहीं कहलाएगी। उसको नहीं बोल सकते हैं वैलिड लाइसेंस होल्डर जब तक वो मूवी बन ना जाए। जब तक एक नोवेलिस्ट अगर किसी को ये कहते कि तुम आज से प्रिंटिंग करोगे, तुम इसका सारा डिजाइनिंग करोगे, मैंने लिख के तुमको फॉर्मेट दे दिया, तुमको लिख के सारी कहानियां बता दी, तुमको फॉन्ट वगैरह सब खुद हिसाब से चेंज करोगे, जब तक कि वो कॉपी मार्केट में आ नहीं जाएगी ना, उसको नहीं बोल सकते। दैट वर्क एंड दैट राइट जिससे रिलेटेड आपने दिया है ना, वो वर्क मार्केट में आनी ही चाहिए। सेल्फ कम इनटू एग्जिस्टेंस, फिजिकल वर्ल्ड में आना चाहिए। वर्चुअल वर्ल्ड में कह दिए कि तुमको दे दिए, तो तुमने उस चीज़ को कभी पब्लिश ही नहीं करा, लाइसेंस होल्डर नहीं माने जाओगे। बात को याद रखिएगा। अगर वो मर गया मान लीजिए पहले ही लाइसेंस होल्डर, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव को माना जाएगा। ठीक है। सेक्शन 30 ये कहता है एप्लीकेशन, जो सेक्शन 19 में वो सेम चीज़ है। सेक्शन 31 क्या कहता है? कंपलसरी लाइसेंसिंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब कंपलसरी लाइसेंसिंग क्या होता है? मान लीजिए कोई लाइसेंस होल्डर उसका मन बदल जाए, ठीक है, सॉरी, कॉपीराइट होल्डर उसका मन बदल जाए। अब कॉपीराइट होल्डर के पास तो अधिकार है लाइसेंस देने का, अब उसने दिया ही नहीं स्वेच्छा से। अब मान लीजिए स्वेच्छा से नहीं दिया और एक बार उसने पब्लिश करवा दिया मार्केट में, अपने आप से खुद गया मार्केट, जैसे मेरी मैगजीन है, मान लीजिए मैं खुद लेकर गया मार्केट में और मैं कह दिया कि इसको बना दो। अब बहुत सेल हो गई, अब मेरा मन बदल जाए कि नहीं यार इस प्रॉफिट में काम नहीं चल रहा, 10-15% ज़्यादा कमाना है, और आपने क्या करने लग गए, उसी मैगजीन का एक तरीके से ट्रेडिंग बढ़ा दिया आपने, ट्रेड रेट बढ़ा दिया आपने। अब वो इंटरेस्ट में इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंटरेस्ट की बात है, वो सब लोग पढ़ना चाहते हैं उसको, मतलब वैल्यू बढ़ गई उस चीज़ की, डिमांड बढ़ गया। अब आपने क्या कर लिया, विथहेल्ड कर लिया पब्लिक से, पब्लिक तक पहुँचने नहीं दे रही उन चीज़ों को। तो कोई भी जो उसे इफेक्टेड है ना, वो कंप्लेन कर सकता है, और जो कंप्लेन करेगा उसी को कॉपीराइट मतलब ये जो कॉपीराइट बोर्ड होती है ना, अपीलेट बोर्ड होती हैं, वो अधिकार देगा। बहुत सारी चीज़ों के बाद आफ्टर सो मेनी कैलकुलेशंस, उस कैलकुलेशन में इंक्वायरी आएगा, बातचीत होगी, पूरी प्रोसीडिंग होगी कि क्या चाहिए आपको, जो कॉपीराइट होल्डर है उससे बातचीत होगा, उसको रॉयल्टी दी जाएगी, उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। उसके बाद जिसने कंप्लेन करा है उसी को पावर दिया जाएगा कि आप क्या करो, पब्लिश करो मार्केट में, कॉपी करो मार्केट में, वो सारी चीज़ें जो आपको चाहिए वो दिया जा सकता है। तो कंपलसरी लाइसेंसिंग इज गिवन द जो कॉपीराइट बॉडीज़ हैं ना, कॉपीराइट अपीलेट बॉडी हैं, बोर्ड हैं, वो देती हैं, क्योंकि उनके पास ही अधिकार है कंपलसरी लाइसेंसिंग का। अब कंपलसरी लाइसेंसिंग किस कॉन्टेक्स्ट में दिया जाएगा, कब दिया जाएगा? किसी ने कंप्लेन करा कि सर पहले इसने पब्लिश करा था, अब नहीं कर रहा, तो विथहेल्ड कर दिया उसने पब्लिक से। अब उसको प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए, और वो गलत है सर, वो प्रॉफिट गलत बात है। पहले 10 रुपये में चीज़ें दे रहा था, अब 1000 रुपये में दे रहा है चीज़ों को, तो क्या करेंगे? ये इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में विथहेल्डिंग जब पब्लिक से होती है, तो कॉर्पोरेट जो कॉपीराइट बॉडी हैं, जो कॉपीराइट क्या नाम है, अपीलेट बोर्ड्स हैं, बॉडीज़ हैं, ट्रिब्यूनल्स है, वो सारी चीज़ों को देखने के बाद, एनालाइज करने के बाद, सब बातों को समझने बूझने के बाद क्या देते हैं, कंप्लेनेंट को पावर देते हैं। तो कंपलसरी लाइसेंसिंग ऐसे होती है। कंपलसरी लाइसेंसिंग पुशिंग लाइसेंसिंग है कि ज़बरदस्ती दिया जा रहा है, कंपलसरली दिया जा रहा है, उसमें वो नहीं लगेगा वॉलंटरी वाला कॉन्सेप्ट। अब इसी को अगर हम बात करें सेक्शन 31A में क्या होता है, सेक्शन 31A में 2 चीज़ें हो जाती है, या तो कोई काम पब्लिश हो चुका है पर उसके बाद उसके ऑथर का पता नहीं, ओनर का पता नहीं, या फिर पब्लिश हुआ किसी और ने मान लो पब्लिश कर दिया, एक नॉर्मल कोई मैगजीन निकल गई, कोई नोवेल निकल गया, उसके बाद उस व्यक्ति का कुछ पता ही नहीं, कौन था, ओरिजिनल ओनर कहाँ के रहने वाला, कोई नहीं जानता, कुछ नहीं पता, या तो वो पब्लिक में आया, वो या तो वो आया ही नहीं था, अनपब्लिश है, या तो वो अनपब्लिश्ड है, या अगर पब्लिश हो चुका है तो ओनर का नहीं पता, ऑथर का नहीं पता, कॉपीराइट होल्डर का नहीं पता, तब क्या होगा? तो उस केस में एक जनरलाइज्ड, किसी को भी, स्पेसिफिक नहीं कह रहा हूँ, किसी को भी पावर दिया जा सकता है कंपलसरी लाइसेंसिंग का। एनी पर्सन, ये जरूरी नहीं कि कोई कंप्लेन करेगा सिर्फ उसी को दिया जाएगा। जनरलाइज्ड टर्म में एक लाइसेंसिंग क्या कर दिया जाता है, दे दिया जाता है कॉपीराइट बोर्ड के द्वारा, कि कोई भी इसको पब्लिश कर सकता है, क्योंकि इसको ओनर का ही नहीं पता, ऑथर का ही नहीं पता। ये बात याद रखिएगा। फॉर्मेट आपको पता है, एक फॉर्मेट में देना पड़ेगा, राइटिंग में देना पड़ेगा, वो सारी बातें एज सच आपको सेक्शन 31 में पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब सेक्शन 31 भी वही बेनिफिट ऑफ डिजेबल्ड की अगर हम बात करें, मान लीजिए कोई ऐसा जिसको सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, लेट से कुछ दिव्यांगजन हैं, अब उनके लिए स्पेशल तरीके से कोई फॉर्मेट बनाया गया था, तो उनकी बात अलग है, उनके लिए एक अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, कंपलसरी लाइसेंसिंग की बात करेंगे। कि मान लीजिए पहले आ रहा था वो मैगजीन, वो चीज़ें, वो सुनने का म्यूजिक एंड ऑल, अब नहीं आ रहा, तो उसके लिए एक अलग से सेक्शन डाल दी गई थी कि जनरलाइज नहीं करके डिजेबल्स के लिए अलग से बना दिया जाए, बस बात सेम है। जो इंपॉर्टेंट है वो अब इंपॉर्टेंट आएगा आपके लिए, वो इंपॉर्टेंट है सेक्शन 31C। आप
आपके पेपर में सेक्शन 31C से सवाल आने के चांसेस बहुत हैं। 10-15 मिनट लगे इसको समझने में, समझिएगा ध्यान से। अ स्टैट्यूटरी लाइसेंस फॉर कवर वर्जन्स, आप लोग सुने हो कवर म्यूजिक, कवर गाना, कवर सॉन्ग। कोई सॉन्ग है मान लीजिए, उसका कोई कवर वर्जन बनाया जाता है, तो ऐसे ही नहीं कोई उठ के बना देता है, कॉपीराइट क्लेम लग जाएगा उसके ऊपर। मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए किसी ने गाया किसी मीडियम में, आपने उसका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटलिस्ट बना दिया, आपने इंस्ट्रूमेंटल वोकल, मान लीजिए उसको वायलिन से बना रहे हो, बांसुरी से बजा रहे हो, या किसी और चीज़ से बना रहे हो, तो कवर सॉन्ग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहता है स्टैट्यूटरी लाइसेंस फॉर कवर वर्जन्स। एक कवर वर्जन पे सवाल आ चुका है कि कवर वर्जन होता क्या है, एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कवर वर्जन, दिखाता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन। फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन दिस सेक्शन कवर वर्जन मीन्स अ साउंड रिकॉर्डिंग मेड इन अकॉर्डिंग विद दिस सेक्शन। अब सेक्शन क्या कहता है वो समझते हैं। कहता है एनी पर्सन डिजायरस ऑफ मेकिंग अ कवर वर्जन, कोई भी पर्दा कवर वर्जन बनाना चाहता है, बीइंग अ साउंड रिकॉर्डिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लिटरेरी, ड्रामेटिक और म्यूजिकल वर्क, ठीक है, वेयर साउंड रिकॉर्डिंग ऑफ दैट वर्क हैव बीन मेड, जहाँ पे वो ऑलरेडी बनाया जा चुका है, साउंड रिकॉर्डिंग तो ऑलरेडी है, बाई और विद द लाइसेंस ऑफ द कंसेंट, या तो कंसेंट से या तो फिर आपने ओनर ने खुद ही बना रखा है, मे डू सो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। अगर आप बनाना चाहते हो तो कैसे बनाओगे, देखो, प्रोवाइडेड दैट सच साउंड रिकॉर्डिंग शैल बी इन द सेम मीडियम एज द लास्ट रिकॉर्डिंग, जिसमें लास्ट रिकॉर्डिंग में सेम मीडियम यूज हुई, वही मीडियम में आपको बनाना है, किसी और मीडियम में नहीं बना सकते आप, अनलेस कि वो कमर्शियल यूज में ही नहीं आता। अब वो कोई सुनता ही नहीं, वो तरीके से सुनेगा नहीं, आपको मीडियम बदलना पड़ेगा, वो अलग बात है, पर आपको बनाना उसी मीडियम में है, ठीक है। क्योंकि आप मान लो अगर ऐसा करते हो कि आपने दूसरे मीडियम में बनाया, तो दूसरे मीडियम का ओनर तो आप हो गए ना, ओनर तो आप हो गए, क्योंकि आपने आइडिया ऑफ एक्सप्रेशन बदल दिया। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कहता है कि सेम मीडियम में आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि कॉपीराइट ओनर कौन रहेगा, वही ओरिजिनल वाला, आपको तो लाइसेंस मिल रही है ना। ये लाइन याद रखिएगा जो मैंने अभी आपको बोला। द पर्सन मेकिंग द साउंड रिकॉर्डिंग shall give prior notice of his intention to make the sound recordings in the manner as may be prescribed and provide in advance copies of all covers or levels with which the sound recording are to be sold। वो सारी चीज़ आपको बतानी पड़ेगी, किस किस लेवल में क्या क्या लिख कर भेजोगे। हो सकता है नाम लिखना है किसी और का, लिख दोगे अपना ही नाम, कॉपीराइट ओनर की जगह अपना नाम लिख के बेच रहे हो, तो वो चीज़ें नहीं चलेंगी, आपको बताना पड़ेगा नोटिस एडवांस में, एंड पे इन एडवांस, पेमेंट पहले करना पड़ेगा। टू द ओनर ऑफ द राइट्स इन ईच वर्क रॉयल्टीज इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल कॉपीज टू बी मेड बाई हिम एट द रेट फिक्स्ड बाय द अपीलेट बोर्ड और ऑन बिहाफ। ये चीज़ आप याद रखिएगा। आगे देखिए, प्रोवाइडेड दैट सच रिकॉर्डिंग शैल नॉट बी सोल्ड और इशूड इन एनी फॉर्म और पैकेजिंग और विथ एनी कवर और लेवल विच इज लाइकली टू मिसलीड और कंफ्यूज द पब्लिक। आप नहीं कर सकते, आप मिसलीड नहीं कर सकते पब्लिक को। मान लीजिए ओरिजिनल सॉन्ग किसी और ने गाया, लता जी ने गाया, तो कोई मान लीजिए सॉन्ग या कोई उसका कवर वर्जन बनाना चाहते हो, तो लता जी की जगह अपना नाम डाल के हर जगह नहीं कर सकते, आप मिसलीड नहीं कर सकते कि देखो मेरे द्वारा गाया गया, नहीं कर सकते आप। उनके द्वारा गाया तो उनका नाम, उनको क्रेडिट देना पड़ेगा आपको। मैं बार बार कह रहा हूँ, कॉपीराइट इज ऑल अबाउट क्रेडिट देना पड़ेगा आपको। क्रेडिट देके सबसे आसानी से बच सकते हो आप, मैं बताऊँ, खुश हो जाएगा सामने वाला। अब क्रेडिट फेयर होना चाहिए, मतलब इमोटिव मेथड के साथ नहीं होना चाहिए, माइंड में कुछ और चल रहा है, क्रेडिट बेवजह दे रहे हो, नहीं, क्रेडिट देना पड़ेगा, मोटिव साफ होना चाहिए। वही बात यहाँ करें, प्रोवाइडेड दैट सच साउंड रिकॉर्डिंग शैल नॉट बी सोल्ड और इशूड इन एनी फॉर्म ऑफ पैकेजिंग विथ एनी कवर और लेवल विच इज लाइकली टू मिसलीड और कंफ्यूज द पब्लिक as to their identity and in particular shall not contain the name or depict in any way any performer of an earlier sound recording of the same work or any cinematograph film in which such sound recording was incorporated and further shall state on the cover that is cover version under this section। आपको लिखना पड़ेगा, सब चीज़ बताना पड़ेगा, कवर वर्जन, ओरिजिनल वर्जन कौन था, सारी चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। वो सारी चीज़ एडवांस में बतानी पड़ती हैं आपको। यू कैनॉट मिसलीड द पब्लिक। The person making such sound recording shall not make any alteration in the literary or musical work which has been made previously by or with the consent of the owner of the rights or which is not technically necessary for the purpose of making the sound recording। बेवजह एडिंग नहीं कर सकते आप, बेवजह एडिटिंग नहीं कर सकते आप उसमें। अगर टेक्निकली की बात नहीं कि टेक्निकल रिक्वायरमेंट है तो करिए, पर ओवरऑल आप उस चीज़ के आइडिया को नहीं बदल सकते। आइडिया, सेंट्रल आइडिया आपको सेम रखना पड़ेगा, सेंट्रल लिटरेरी और म्यूजिकल वर्क का जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट है उसको सेम रखना पड़ेगा। अननेसेसरी अल्टरेशन नहीं कर सकते आप। प्रोवाइडेड दैट such cell recording shall not be made until the expiration of the 5 calendar years after the end of the year in which the first sound recording of the work was made। Provided 5 साल के बाद आप चाहो तो चेंजेस कर सकते हो, 5 साल के बाद आप चाहो तो चेंजेस कर सकते हो। आप सुनो, आप अगर अब बताऊँ, अभी रिसेंटली अगर कोई गाना आई है, लेट से जुबिन नौटियाल को बहुत सारे, अगर आप लोग याद होगा तो उन्होंने बहुत सारे गाना गाए हैं जो रीमेक वर्जन गाया उन्होंने, तो देखा कोई भी 5 साल पुराना गाना नहीं होगा। 5 साल से मतलब अभी कोई इधर 2-3 साल पुराना नहीं होगा, सब 5 साल से पुराना गाना होगा। स्पेसिफिक केस में कह सकते हो, मान लीजिए कॉपीराइट ओनर उनके पिताजी निकले तो ठीक है, कोई नहीं बनाओ, पर स्पेसिफिकली कहता है सेक्शन 31C कि आप अनटिल अनलेस 5 साल ना हुआ हो रीमेक वर्जन नहीं बना सकते एज सच दूसरे मीडियम में। मैं कहूँ अगर तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है अपने दिमाग में, अल्ट्रेशन नहीं कर सकते आप। रीमेकिंग अगर कर रहे हो ना, 4 लाइन जैसे कुछ भी गाना मैं गा नहीं सकता ना, कॉपीराइट लग जाएगा मैं अगर गाऊंगा या तो। कुछ गाना है उसमें कहीं एडिंग होता है, कुछ जगह पे एडिशन करते हैं, देखो ना आइडिया सेम है। जैसे आप कुछ गाने को सुनो, अगर आप नई मूवी जा रही है उसके गाने को सुनो,
अभी जो बहुत ज़्यादा फेमस गाना है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में भी था, उसके वर्जन को सुना आप, इसका ओरिजिनल गाना बहुत पुराना है, उसी के बिल्कुल आइडिया पे बनाई गई ये चीज़। तो 5 साल पुराना नहीं, बहुत हज़ारों साल, मतलब हज़ारों कह रहा हूँ, मतलब 10-15 साल पुराना गाना है वो, ठीक है। आगे कहता है ऑन रॉयल्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच साउंड रिकॉर्डिंग शैल बी पेड फॉर अ मिनिमम ऑफ 50,000 कॉपीज ऑफ ईच वर्क ड्यूरिंग ईच कैलेंडर इन विच कॉपीज ऑफ इट आर मेड। ये सारी चीज़ें आगे लिखी हुई है, रॉयल्टी कैसे पेमेंट करना है, कैसे क्या होगा, अपीलेट बोर्ड क्या देखेगा, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। तो कवर वर्जन का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में वहाँ आता है पेपर में, तो कवर वर्जन आपको समझ में आ गया मैंने क्या बोला। किसी भी रीमेकिंग की बात करें तो कवर वर्जन वही होता है, वर्जन आपको पता है उसको कवर कर रहे हो आप वापस से नए तरीके से, ठीक है। द पर्सन मेकिंग सच साउंड रिकॉर्डिंग शैल मेंटेन सच रजिस्टर्स एंड बुक ऑफ अकाउंट इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ, सारे डिटेल्स वगैरह लेकर आप मेंटेन करोगे। प्राइमा फेस आई सेटिस्फाइड दैट द कंप्लेनेंट इज जेन्युइन, मान लीजिए कुछ कंप्लेन वगैरह उठता है तो जेन्युइन होना चाहिए। ये सारी बातें आगे लिखी हुई है, ये सारी बातें एप्लीकेबल है आने वाले सेक्शंस में भी। तो इंपॉर्टेंट क्या है कवर वर्जन के समय में, ये सारी बातें जो अभी मैंने आपको बताई 2-3 सेक्शंस में, ठीक है। आगे सेक्शन 31D क्या कहता है, स्टैट्यूटरी लाइसेंस फॉर ब्रॉडकास्टिंग ऑफ लिटरेरी एंड म्यूजिकल वर्क्स एंड साउंड रिकॉर्डिंग। सेक्शन 31C को उठाकर यहाँ रख दीजिए, सब कुछ सेम लगेगा ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको स्टैट्यूटरी लाइसेंस चाहिए ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए, लिटरेरी एंड म्यूजिकल वर्क्स एंड साउंड रिकॉर्डिंग के लिए। आपको किसी जैसे ब्रॉडकास्टिंग देखते हो आप, सोनी टीवी है, GTV है, ये सब ब्रॉडकास्टिंग करती हैं। अब आप देखते होगे जैसे कोई लिटिल चैंपियंस करके मान लीजिए कोई सब शो आता है, अब वहाँ पे लता जी का गाना गाया गया, मुकेश कुमार जी का गाना गाया, मोहम्मद रफ़ी का गाना गाया गया, बादशाह का गाना गाया गया, तो ऐसे थोड़ी उठ के बच्चे आके गा दिए, नहीं, कोई भी नहीं गा सकता ना। अब उसके लिए उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग का सारा अधिकार लेते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कॉपीराइट ओनर से, कि कोई भी ओवरऑल एक जनरलाइज्ड उनको कॉपीराइट वो दे दिया जाता है लाइसेंस, स्टैट्यूटरी लाइसेंस, कि आपके प्लेटफॉर्म पे आके कोई भी गाना गाया जा सकता है, कोई भी बातें बोली जा सकती है, उसके लिए क्या है आपके ऊपर स्टैट्यूटरी लाइसेंस आपको दिया जाता है। ये बातें इसमें लिखी हुई है। एनी ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन डिजायरस ऑफ कम्युनिकेटिंग टू द पब्लिक बाय वे ऑफ अ ब्रॉडकास्ट और बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ लिटरेरी और म्यूजिकल वर्क एंड साउंड रिकॉर्डिंग विच हैज ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड मे डू सो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। वही सेम चीज़ नोटिस देना पड़ेगा, सारी बातें बतानी पड़ेगी, टेरिटोरियल कवरेज, ब्रॉडकास्ट कहाँ तक देखोगे, कहाँ इंडिया से बाहर देखी जाएंगे, वो सारी बातें आपको इसमें बताकर एक जनरलाइज्ड आपको क्या लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है कॉपीराइट बोर्ड से। समझ रहे हो बात को, ठीक है। सेक्शन 32 क्या कहता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लाइसेंस टू प्रोड्यूस एंड पब्लिश ट्रांसलेशंस को पब्लिश करना है, प्रोड्यूस करना है। लेट से एक इंग्लिश में कोई नोवेल थी, उसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, पब्लिश करना है, वो कैसे होगा वो पढ़ते हैं इसमें। कहता है एनी पर्सन में अप्लाई टू द अपीलेट बोर्ड फॉर अ लाइसेंस टू प्रोड्यूस एंड पब्लिश, प्रोड्यूस भी करना है, पब्लिश भी करना है, अ लाइसेंस ऑफ अ लिटरेरी और ड्रामेटिक वर्क इन एनी लैंग्वेज आफ्टर अ पीरियड ऑफ 7 years फ्रॉम द फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ द वर्क। 7 साल पुराने नोवेल को, 7 साल पुराने ड्रामा को, बंगाली में कोई ड्रामा उसको हिंदी में कन्वर्ट करना है, आप कर सकते हो अगर आपने क्या करा, अप्लाई करा कॉपीराइट बोर्ड से 7 साल पुरानी चीज़ के लिए ट्रांसलेशन करना है। कहता है आगे नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1 एनी पर्सन में अप्लाई टू द अपीलेट बोर्ड फॉर अ लाइसेंस टू प्रोड्यूस एंड पब्लिश अ ट्रांसलेशन इन printed or analogous forms of reproduction of a literary or dramatic work other than an Indian work in any language in general use in India after a period of 3 years from the first publication of such work if such translation is required for the purposes of teaching, scholarship or research। कहता है कोई भी पर्सन अप्लाई कर सकता है किसी भी लाइसेंस के, किसके लिए, प्रोड्यूस के लिए, पब्लिश के लिए, ट्रांसलेशन के लिए, इन प्रिंटेड और एनालोगस फॉर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ अ लिटरेरी और ड्रामेटिक वर्क अदर देन एन इंडियन वर्क। कोई फॉरेन वर्क है उसको इंडिया में अगर आपको रिसर्च के लिए अप्लाई करना है लेट से, ठीक है, तो ऐसे किसी वर्क के लिए आपको 3 साल होना चाहिए, 7 साल नहीं 3 साल होना चाहिए, अदर देन इन इंडियन वर्क इन एनी लैंग्वेज इन जनरल यूज इन इंडिया आफ्टर ए पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द फर्स्ट पब्लिकेशन। लेकिन कोई पर्सियन है, ठीक है, फॉरेनर वर्क है, उसको इंडिया में अगर आपको चाहिए, इंडिया में आपको लेना पड़ेगा कॉपीराइट ओनर, मतलब कॉपीराइट बोर्ड से जाकर आपको पब्लिशिंग लेना पड़ेगा उसको पब्लिश करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन 3 साल पुराना होना चाहिए। इंडिया का कोई वर्क है तो उसको 7 साल पुराना होना चाहिए। कहता है प्रोवाइडेड दैट वेयर सच ट्रांसलेशन इज इन अ लैंग्वेज नॉट इन जनरल यूज इन एनी डेवलप्ड कंट्री। मान लीजिए कोई डेवलप्ड कंट्री जैसे अमेरिका वगैरह की हम बात करें, वहाँ यूज में नहीं, वो जनरल यूज में ही नहीं है। सच एप्लीकेशन में बी मेड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम सच पब्लिकेशन। अब इसका डेफिनेशन दिया हुआ आगे, डेवलप्ड कंट्री कौन सी होती है, डेवलपिंग कंट्री कौन सी होती है। एवरी एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड इन सच फॉर्मेट। आपको पता है पैसे वगैरह की बात इसमें कर रखी है, जो भी है आपका सारा कॉन्सेप्ट। इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोवाइडेड दैट वेयर सच ट्रांसलेशन इज इन अ लैंग्वेज, कोई ऐसे लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट करना चाहते हो जिसका कोई जनरल यूज ही नहीं है डेवलप्ड कंट्रीज में, सच एप्लीकेशन में बी मेड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम सच पब्लिकेशन। इंपॉर्टेंट लाइन है। तो किस लैंग्वेज में करना चाहते हो, कितना पुराना है, इंडियन वर्क है नहीं है, ये बातें दिमाग में रखिएगा। अगर इंडियन वर्क है तो 7 साल पुराना होना चाहिए, इंडियन वर्क नहीं है तो 3 साल पुराना होना चाहिए। या अगर किसी ऐसे लैंग्वेज में कर रहे हो जिसका कोई यूज ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं उस लैंग्वेज में, तो 1 साल पुराने वर्क को भी आप कर सकते हो, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। कहता है वेयर सच लाइसेंस इज ग्रांटेड ऑन एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1A सब्जेक्ट ऑल्सो टू कंडीशन दैट द लाइसेंस शैल नॉट एक्सटेंड टू द एक्सपोर्ट ऑफ कॉपीज ऑफ द ट्रांसलेशन ऑफ द वर्क आउटसाइड इंडिया एंड एवरी कॉपी ऑफ सच ट्रांसलेशन शैल कंटेन अ नोटिस इन द लैंग्वेज ऑफ सच ट्रांसलेशन दैट द कॉपी इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ओनली इन इंडिया। कहता है वेयर सच लाइसेंस इज ग्रांटेड ऑन एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1A सब्जेक्ट ऑल्सो टू द कंडीशन दैट द लाइसेंस जो आपको दिया जाएगा वो सेल नॉट एक्सटेंड टू द एक्सपोर्ट ऑफ कॉपीज। अब एक्सपोर्टिंग नहीं कर सकते आप उसका। आपका काम क्या है यार, बार बार कह रहा हूँ, काम किसके लिए दिया गया है? पब्लिशिंग के लिए और प्रोडक्शन के लिए, बस। एक्सपोर्टिंग के लिए तो दिया ही नहीं गया आपको। सो यू कैनॉट एक्सपोर्ट द कॉपीज ऑफ द ट्रांसलेशन ऑफ द वर्क आउटसाइड इंडिया एंड एवरी कॉपी ऑफ सच ट्रांसलेशन सेल कंटेन अ नोटिस इन द लैंग्वेज ऑफ सच ट्रांसलेशन दैट द कॉपी इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ओनली इन इंडिया। बात को बूझे, नहीं कह सकते आप तो एक्सपोर्ट करिए। मैं जब कह नहीं रहा एक्सपोर्ट करना है, आपको कह रहा हूँ मैं प्रोड्यूस एंड पब्लिश, साफ साफ कह रखा है सेक्शन में। सो यू कैन नॉट एक्सपोर्ट दैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसलेटिंग वर्क को आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन क्लाउज 2 शैल अप्लाई टू द एक्सपोर्ट बाय गवर्नमेंट और एनी अथॉरिटी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ कॉपीज ऑफ सच ट्रांसलेशन इन लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश टू एनी कंट्री। ये सारी बातें पढ़ लेना, एज सच मेरे को इंपॉर्टेंट नहीं यहाँ पे पढ़ाना, मैंने वीडियो में डाल रखा है, बस पीपीटी में आप लोग पॉज करके पढ़ लेना एक बार। दैट सच कॉपीज आर सेंट टू सिटीजन ऑफ इंडिया रेसाइडिंग आउटसाइड इंडिया और टू एनी एसोसिएशन ऑफ सच सिटीजन आउटसाइड इंडिया। ठीक है, भेजो, आपको दिक्कत नहीं है। Such copies are meant to be used for purpose of teaching, scholarship, research. In either case, the permission of such export has been given by the government of that country. ठीक है, इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश के अलावा कोई और कंट्री है तो उसमें सारी बातें लिखी हुई है, क्योंकि सारी डेवलप्ड कंट्रीज है ना। इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, ये सब डेवलप्ड कंट्रीज में यूज़ होती हैं। तो इसके लिए वो मैंने आपको बोला ना, डेवलप्ड कंट्री वाला कॉन्सेप्ट वो यहाँ नहीं लगेगा। उसके अलावा अगर कहीं आप कर रहे हो तो इसका कोई कॉपी आप भेजो इंडिया के बाहर, रिसर्च वगैरह के लिए कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, वही सेम चीज़ यहाँ बिल्कुल लिखा हुआ है। कुछ और बातें लिख रखी है यहाँ पे, आप इसको पॉज करिएगा, पढ़िएगा। बहुत डिटेल्ड सेक्शन है, तो मैं इतना अगर डिटेल में आपको बताऊंगा ना तो फिर आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। जैसे आप ये देखो, अ पीरियड ऑफ 6 months इन द केस ऑफ एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन 1A नॉट बीइंग एन एप्लीकेशन अंडर टू द प्रोविजन देयर टू, और 9 months, ये सारी बातें लिख रखी है इसमें। ट्रांसलेशन का पूरा आप एक बार पढ़ लेना आप, ठीक है। खुद ही सेक्शंस को कोई दिक्कत है नहीं इसमें, आसान सब सेक्शंस हैं, सब कुछ बिल्कुल लगा रखा है मैंने आपको। आपके सिर्फ आपके लिए मैंने पीपीटी में सारी चीज़ें लगाई हैं, आप एक बार जरूर इसको पढ़िएगा। ठीक है, मैं इसको बताने पहुंचूंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। डेवलप कंट्री मीन्स अ कंट्री विच इज़ नॉट अ डेवलपिंग कंट्री। देखो क्या डेफिनेशन दे रखा है, सोचो खुद ही। डेवलप कंट्री वो जो डेवलपिंग नहीं है। अब डेवलपिंग कंट्री मीन्स अ कंट्री विच इज़ फॉर द टाइम बिंग रिगार्डेड एज सच इन कन्फॉर्मिटी विद द प्रैक्टिस ऑफ जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इंडिया क्या है? एक डेवलपिंग कंट्री है, अमेरिका एक डेवलप कंट्री है, चाइना एक डेवलपिंग कंट्री है, बांग्लादेश एक डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, अब फ्रांस एक डेवलप्ड कंट्री है, इंग्लैंड एक डेवलप्ड कंट्री है, ऐसे होता है। अब ये सब ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट, क्योंकि ट्रांसलेशन से इंपॉर्टेंट है ना। एक्सपोर्ट तो कर ही नहीं सकते आप, पर अगर चाहिए किसी को किस लैंग्वेज में, वो इंपॉर्टेंट है। वो सारी बात इसमें लगा रखी हैं सेक्शन 32 में, पढ़िएगा एक बार जरूर आप लोग। ठीक है, सेक्शन 32A कहता है लाइसेंस टू रिप्रोड्यूस एंड पब्लिश वर्क्स फॉर सर्टेन पर्पसेज। अब देख लीजिए अब क्या कहता है, लाइसेंस चाहिए किसके लिए आपको? रिप्रोड्यूस एंड पब्लिश वर्क्स फॉर सर्टेन पर्पसेज। सर्टेन पर्पसेज का बात समझो। वेयर आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द रिलेवेंट पीरियड, रिलेवेंट पीरियड का कॉन्सेप्ट क्या है वो बताता हूँ अभी। वेयर after the expiration of the relevant period from the date of the first publication of an edition of a literary, scientific or artistic work, the copies of such edition are not made available in India or such copies have not been put on sale in India for a period of 6 months। मान लीजिए 6 महीने तक के लिए उसको सेल में नहीं रखा गया या उसका कोई कॉपी अवेलेबल नहीं है इंडिया में, to the general public or in connection with systematic instructional activities at a price reasonably related to the normally charged in India for comparable works for by the owner of the right of reproduction or by any person authorized by him in this behalf, any person। मान लीजिए उसको पब्लिश ही नहीं हुआ और आपको चाहिए वो, तो क्या कर सकते हो? एनी पर्सन मे अप्लाई टू द पीलेट बोर्ड फॉर अ लाइसेंस टू रिप्रोड्यूस एंड पब्लिश सच वर्क इन प्रिंटेड और एनालोगस फॉर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन एट द प्राइस एट विच सच एडिशन इज सोल्ड और एट अ लोअर प्राइस फॉर द पर्पसेज ऑफ सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज। बात को समझो, एक बार फिर से पढ़ता हूँ आप सबके लिए। लाइसेंस चाहिए आपको रिप्रोड्यूस एंड पब्लिश वर्क्स फॉर सर्टेन पर्पसेज। सर्टेन पर्पसेज की बात करते हैं। कहता है कि वेयर आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द रिलेवेंट पीरियड। रिलेवेंट पीरियड क्या होता है एक बार देखो आप लोग। कहता है रिलेवेंट पीरियड का डेफिनेशन दिया हुआ है। रिलेवेंट पीरियड इन रिलेशन टू एनी वर्क मीन्स अ पीरियड ऑफ 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ दैट वर्क वेयर द पब्लिक एप्लीकेशन इज फॉर द रिप्रोडक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ एनी वर्क फॉर रिलेटिंग टू फिक्शन, पोएट्री, ड्रामा एंड म्यूजिक और आर्ट। अगर इन सबसे रिलेटेड है तो 7 साल। आगे कहते हैं 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ दैट वर्क वेयर द एप्लीकेशन इज फॉर व्हाट? रिप्रोडक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ एनी वर्क ऑफ रिलेटिंग टू नेचुरल साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स और टेक्नोलॉजी। मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी, साइंस से रिलेटेड है तो 3 साल। 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ दैट वर्क इन एनी अदर केस, किसी और केस के लिए 5 साल।
अगर फिक्शनल है, पोएट्री या ड्रामा है तो 7 साल, इरिलेवेंट पीरियड की बात कर रहा हूँ मैं। अगर इन्हीं 7 सालों 5 साल और 3 साल का एक्सपायरी हो चुका है और उसकी कॉपी नहीं अवेलेबल हुई इंडिया में, और ना ही उसकी कॉपी सेल पे आई है 6 महीने के लिए, मान लीजिए फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, सच कॉपीज हैव नॉट बीन पुट इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, मतलब या तो आई ही नहीं, या तो आई तो 6 महीने तक रही नहीं, 6 महीने के अंदर उसको हटा दिया गया मार्केट से, तो क्या कर सकते हैं आप? कोई भी अप्लाई कर सकता है उसके रिप्रोडक्शन के लिए, रिपब्लिशिंग के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एवरी सच एप्लीकेशन का फॉर्मेट देना पड़ेगा आपको। कॉपीराइट बोर्ड में जाके कहोगे कि सर एक नोवेल आई थी, वो नोवेल आई 6 महीने के अंदर खत्म कर दिया उसको, अब उसको रिप्रोडक्शन बंद हो गई पूरी तरीके से, मुझे वो चाहिए। अब वो ड्रामा है, नेचुरल साइंसेज है, साइंटिफिक साइंसेज है, मैथमेटिक्स है, क्या है, उसके लिए टाइम पीरियड देखो 5 साल है। मान लीजिए कोई बात कम्युनिकेट कर दी गई थी, लेट से मान लीजिए मान लीजिए आई एम जस्ट राइटिंग अ बुक ऑन मैथमेटिक्स और मैंने बता दिया लोगों को, कॉपीराइट भी ले रखा है मैंने, और 5 साल हो गए कम्युनिकेट की और वो उसकी पब्लिशिंग ही नहीं आई मार्केट में, तो कोई भी बंदा उसके लिए क्या कर सकता है? अप्लाई कर सकता है। अगर ये मैं ड्रामा लिखता, पोएट्री लिखता, जैसे शायरी लिखता हूँ मैं, तो नोवेल हो गया। मैं मान लीजिए कोई ऐसा ड्रामा लिखा, मान लीजिए मैं कुछ भी ऐसा लिखा, तो 7 साल के अंदर, और एनी अदर वर्क के लिए 5 साल। या तो आया था वो, पर सच कॉपीज हैव नॉट बीन पुट ऑन सेल इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। 6 महीने तक के लिए भी मैंने मार्केट में नहीं रखा उसको, 6 महीने के अंदर ही मैंने मार्केट से उसको वापस उठा लिया सारे कॉपीज को, तो कोई भी कोई भी उसके लिए क्या कर सकता है? कंप्लेन किया जा सकता है। यार बात को बुझे, थोड़ा सा अंतर होता है यार आईपीआर जब आप पढ़ोगे तो। अब प्रोविजंस ही मैटर करते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, सेक्शंस बहुत मैटर करते हैं, और सेक्शंस पे ही सवाल आएंगे आपके ज़्यादातर। केसेस तो मैं आपको बता दूंगा सारे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। विद दिस आई एंड द टॉपिक ऑफ व्हाट, एक और रह गया यार, सेक्शन 32B, टर्मिनेशन ऑफ लाइसेंस इशूड अंडर दिस चैप्टर। अब जो लाइसेंस दे दिया गया आपको, उसको टर्मिनेशन की हम बात करें। इफ एट एनी टाइम आफ्टर द ग्रांटिंग ऑफ अ लाइसेंस टू प्रोड्यूस एंड पब्लिश द ट्रांसलेशन ऑफ अ वर्क इन एनी लैंग्वेज अदर देन subsection 1A of section 32, herein after this section report, the owner of the copyright in the work or any license authorized by him publishes a translation of such work in the same language and which is substantially the same in content at a price reasonably related to the price normally charged in India for the translation of works of the same standard on the same or similar work, the license so granted shall be terminated. किसी भी केस में मान लीजिए आपको जो लाइसेंस दिया गया था उसको टर्मिनेट किया जा सकता है, प्रोवाइडेड दैट नो सच टर्मिनेशन shall take effect until after the expiry of a period of 3 months from the date of service of a notice in the prescribed manner on the person holding such license by the owner of the right of translation intimating the publication of translation as aforesaid। 3 महीने के लिए नोटिस देना पड़ेगा आपको। 3 महीने के बाद ही जाकर आपका जो लाइसेंस दिया गया है ट्रांसलेशन वगैरह का, उसको क्या कर सकते हो आप? टर्मिनेट कर सकते हो। Provided further that copies of the licensed work produced and published by the person holding such license before the termination of the license takes effect may continue to be sold or distributed until the copies already produced and published are exhausted। 3 महीने तक आप जितना चाहो पब्लिशिंग करते रहो। 3 महीने के अंदर किसी भी कंडीशन, मान लीजिए कोई कंडीशन शर्तें नहीं पूरी हुई, या फिर कहता है दोनों ऑफ द कॉपीराइट, आपने क्या कर रहा है? ट्रांसलेशन कर रहा है सेम चीज़ का, या फिर मीडियम में ट्रांसलेट करा, कुछ उसमें आपने कुछ एडिशंस कर दिया, लेट से ऐसा कुछ, या आप क्या कर रहे हो? प्राइसेस कम कर रहे हो, या फिर आप जो ओनर है उसके बातों को नहीं मान रहे हो, ओनर का नाम नहीं लिख रहे आप, कुछ ऐसा अगर आप कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या किया जा सकता है? 3 महीने के अंदर टर्मिनेट किया जा सकता है आपके लाइसेंस को, और 3 महीने के अंदर आप जितनी कॉपियाँ चाहो तो छाप सकते हो। एंड विच इज सब्सटेंशियली द सेम इन कंटेंट एट ए प्राइस रीजनेबली रिलेटेड टू द प्राइस नॉर्मली चार्ज इन इंडिया फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ वर्क्स ऑफ द सेम स्टैंडर्ड ऑन द सेम और सिमिलर सब्जेक्ट, द लाइसेंस सो ग्रांटेड शैल बी टर्मिनेटेड। ठीक है, यही थी आपकी टॉपिक, टर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट और ये सारी चीज़ें। प्रोवाइडेड फर्दर देनी कॉपीज ऑलरेडी सोल्ड बिफोर सच, वही सेम चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका जो भी कॉन्सेप्ट था खत्म हो गया। अब कल मैं आप लोगों को राइट्स वगैरह की थोड़ी सी चीज़ें बताऊंगा। आई थिंक कॉपीराइट खत्म हो गया, आप लोगों का कुछ है नहीं, पेटेंट की बात हुई थोड़ी सी। ठीक है, तो मैं बहुत जल्द आप लोगों को उम्मीद करूंगा कि जो भी कॉन्सेप्ट है उसको खत्म कर दिया जाए कॉपीराइट का। विद दिस आई एंड द कन्वर्सेशन हियर, थैंक यू सो वेरी मच। समर्थ एशियन जुडिशरी को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बताइए कमेंट में अगर आपको चाहिए वीडियोज़ तो देन आई विल मेक इट। ओके, थैंक यू।